नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लाए अपना लेक्चर वही आई को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोग ने डिस्कस किया था कि आई के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स के भी अंदर किस तरीके से पार्ट डिवाइडेड होते हैं और किस पार्ट का क्या काम होता है, इस बारे में भी हम लोग ने डिस्कस किया था। हम लोग ने पावर ऑफ एकोमोडेशन भी डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई है, कि किस तरीके से लाइट रेज अंदर जाती है और हम लोग देखने लगते हैं, इसके बारे में पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले वर्किंग ऑफ आई पे बात आती है। तो वर्किंग ऑफ आई का मतलब क्या होता है? दोस्तों, वर्किंग ऑफ आई मतलब किस तरीके से लाइट रेज अंदर गई और किस तरीके से उसमें इमेज फॉर्म हुई। तो दोस्तों, आप स्लाइड में देखेंगे कि एक लाइट रे आती है। लाइट रे आने के बाद सबसे पहले वो कौन सी लेयर में जाएगी? दोस्तों, स्क्लेरोटिक लेयर तो एक ओपेक मेम्ब्रेन होती है, इसलिए वो कोरॉइड लेयर में जाएगी। कोरॉइड लेयर में भी कौन से पार्ट में? कॉर्निया में जाएगी। दोस्तों, कॉर्निया से होते हुए वो प्यूपिल में जाएगी। प्यूपिल एक छोटा सा होल की तरीके आप मान लीजिए, या फिर छोटी सी लेयर मान लीजिए, एकदम पतली सी। उस लेयर से पास होकर इंटेंसिटी के हिसाब से प्यूपिल छोटी बड़ी हो सकती है, ये भी मैंने आपको बताया था। उस हिसाब से लाइट रेज अंदर गई। प्यूपिल से अंदर होने के बाद वो आइलेंस में टकराएंगी, मतलब जितनी भी लाइट रेज आई प्यूपिल से होके वो आइलेंस में टकराएंगी, जैसे कि आप स्लाइड में भी देख रहे हैं। आइलेंस से टकराने के बाद वो एक कैसी इमेज बनाएंगी? एक रियल इमेज बनाएंगी और इन्वर्टेड इमेज बनाएंगी। कॉन्वेक्स लेंस ऐसी तो इमेज बनाता है कि रियल और इन्वर्टेड। तो दोस्तों, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी आपकी रेटिना पर। तो रेटिना के पास रॉड्स और शेप नापने के लिए रॉड सेल होते हैं, कोन सेल्स होते हैं, कलर नापने के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से जो रॉड और कोन सेल्स हैं वो दोनों आपस में मिलके ब्रेन को सेंसेशन भेजते हैं, जिससे कि ब्रेन को कुछ ये पता चल जाता है कि ये लाइट रेज हैं। फिर उससे वो कैलकुलेट करके आपकी जो इन्वर्टेड इमेज वहां बन रही होती है उसको वो एक सीधे दिखाता है, जिससे कि आपको एकदम सीधा सीधा दिखे। जैसे मैं अभी ये कैमरे को देख रहा हूँ, मेरी रेटिना में इमेज बिल्कुल उल्टी बन रही होगी, लेकिन हमारे ब्रेन के पास ऐसे सेंसर्स मौजूद है या फिर ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद है जो इसको सीधा करके देखते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि जो आई है और आई जो ब्रेन तक आखिर ले किस तरीके से जाती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो आई के अंदर जो सेंसर्स लगे होते हैं, यानी रॉड एंड कोन सेल्स ऑफ नर्व टिश्यू, वो असल में किसके टिश्यू होते हैं? वो असल में नर्व्स के टिश्यू होते हैं, नर्व के टर्मिनल टिश्यू होते हैं, जो कि डायरेक्ट रिसेप्टर्स का काम करते हैं। उन्होंने रिसेप्ट किया, रिसेप्ट करने के बाद एक नर्व उनको ब्रेन तक ले जाएगी। तो दोस्तों, ब्रेन तक ले जाने में जो भी एक तरीके से नर्व सहायक होती है, उन नर्व को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। यानी दोस्तों देखिए, आप ऑप्टिक्स से ऑप्टिक नर्व, और अगर मान लीजिए इसी तरीके से नर्व तो हर तरह की रख सकते हैं हम लोग, जिसका नाम जैसे ऑप्टिक्स में सहायता करती है हमारे बॉडी के, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। दोस्तों, जो अल्टीमेट रोल किसने प्ले किया, अगर आप देखें तो अल्टीमेटली ये हमको उल्टी दिख रही है, तो अल्टीमेटली रोल किसने प्ले किया देखने में? तो दोस्तों, अल्टीमेट जो रोल है वो है ब्रेन का। ब्रेन अगर इन्वर्ट करके एकदम सीधे ही सीधे देखने लगता है तो उसको बोलते हैं एकदम सही है। दोस्तों, आप कुछ कुछ लोगों को देखते होंगे जिनके माइंड में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, वो अगर एक हेल्दी माइंड नहीं है तो वो असली से इन्वर्ट नहीं कर पाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ करेगा। तो वो कुल मिलाकर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजुअल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप जब नशे में लोगों को देखते होंगे, तो नशे में लोगों की आई तो सही होती है, फिर इंसान को क्यों ब्लर ब्लर दिखता है? तो दोस्तों, वो माइंड की कमजोरी होती है कि वो माइंड एक तरीके से पूरा नशे में हो गया है, इस वजह से वो देख नहीं पा रहा है। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। दोस्तों, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है कि हमारे पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम अपनी पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो हम दूर कर सकते हैं,
मतलब फोकल लेंथ इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं कि दूर का दिखे, और अगर पास का देखना है तो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमको पास का भी दिखे। तो दोस्तों ये कैपेबिलिटी होती है हमारे आई लेंस और सिलियरी मसल्स द्वारा, जो कि हमें कुल मिलाकर पावर ऑफ अकोमोडेशन के रूप में मिलती है कि हम दूर के भी ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से विजिबल कर पाए और हम पास के ऑब्जेक्ट को भी अच्छी तरीके से विजिबल कर पाए। दोस्तों पावर ऑफ अकोमोडेशन हमारे नॉर्मल ह्यूमन आई की +4D आती है। +4D किस हिसाब से? दोस्तों अगर आपने थोड़ा बहुत लेंस फार्मूला पढ़ा होगा तो लेंस फार्मूले में क्या था, 1/f = 1/v - 1/u। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लोग देखिए जो v है, v रेटिना यानी जहां पर इमेज बन रही है वो तो एक फिक्स है यानी 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल आई के लिए माना जाता है कि मान लीजिए एक आई बॉल अगर आप निकालेंगे तो उसको लेंस से पीछे 25 सेंटीमीटर तक उसकी रेटिना बनी होती है। दोस्तों 25 सेंटीमीटर आप समझ सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर दूर रेटिना बनी है। अब वो एक पर्दे के तरीके करेगी जहां पर आपकी इमेज बनती जाएगी। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी की आई का छोटी है कर्वेचर में, तो दोस्तों उसके डिफेक्ट्स होते हैं कई सारे। दोस्तों फिलहाल तो बात कर रहे थे 25 वाला, तो फाइनल इमेज बनने की पोजीशन क्या है, +25। तो दोस्तों v की जगह आप +25 रखेंगे और u की जगह एक बार आप रख दीजिए, क्या रखेंगे, एक बार रखेंगे इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, तभी तो दूर की पता चल पाएगी फार साइटेडनेस वाली। और एक बार नियर साइटेडनेस वाली भी देख लेंगे 25 सेंटीमीटर रख के। तो दोस्तों दोनों तरफ से अगर देखेंगे तो कुल मिला के डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस पावर में +4 डायोप्टर होगा। +4 डायोप्टर यानी हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है हमारी आई लेंस के पास कि वो अपनी जो पावर है वो 4 डायोप्टर तक इधर और उधर कर सकता है। दोस्तों इसके बाद बात आती है पेरिस्टेंस ऑफ विजन। पेरिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या होता है? दोस्तों पेरिस्टेंस ऑफ विजन का साफ मतलब यही होता है कि हमारे सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आया है तो वो हमारी जहन में कितने देर तक रहेगा, आके चला भी है। आप देखते होंगे जब एनिमेशन होती है, एनिमेशन आखिर हमको क्यों वीडियो की तरीके लगती है? अल्टीमेटली एनिमेशन जो होती है वो कई सारी इमेजेस होती हैं, उन इमेजेस को हम लोग काफ़ी स्पीड में घुमाते हैं जिससे कि हमको ऐसा लगता है कि वो एक वीडियो चल रही है। जैसे मान लीजिए आपको डोरेमोन देखना है, डोरेमोन में आपने कई सारी ड्राइंग बना ली, एक पैर ऐसे करके एक पैर ऐसे करके, कुल मिला के पूरे दौड़ने की कई सारी इमेजेस बना दी। और फिर करने के बाद आपने उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज करके एक मोटर ली, मोटर से इसे चपका क्या बना के उसको गोल गोल घुमा दिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि डोरेमोन ऐसे गोल गोल घूम रहा है। दोस्तों इसका पूरा 1 सेकेंड होता है। दोस्तों 1/10 सेकेंड इसका वो समय होता है जिससे कि पेरिस्टेंस ऑफ विजन होता है। दोस्तों अभी मैं जो एडिटिंग करूंगा एक तरीके से, एडिटिंग में जैसे मैं जो कभी कट लेना पड़ जाता है या शोर शराबा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें पेरिस्टेंस ऑफ विजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसमें आप देखेंगे कि आपको ये वाली इमेज गई नहीं, दूसरी इमेज आने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता है अल्टीमेटली, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारा समय होता है, लेकिन हमको नहीं समझ में आता है, हमको पुरानी वाली इमेज याद रह जाती है। दोस्तों इसी को बोलते हैं पेरिस्टेंस ऑफ विजन। दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग डिफेक्ट्स की। दोस्तों डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने चाहिए, इससे आपकी कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों डिफेक्ट्स में आपको सबसे पहला डिफेक्ट पढ़ना होगा, वो होगा मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, यानी हमको पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता। नोट डाउन, एकदम उल्टा है, पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता, लेकिन है क्या नाम, निकट दृष्टि दोष ना। तो दोस्तों मायोपिया में या फिर शॉर्ट साइटेडनेस में आप देखेंगे कि जो भी इंसान होता है, जैसे मैं खुद हूँ, मुझे दूर का नहीं दिखता मान लीजिए, तो दूर का जो नहीं दिख रहा है आखिर वो क्यों हुआ होगा? बॉस इतने होते हैं कि अगर मान लीजिए किसी की आई बॉल बड़ी हो जाती है तो फोकल लेंथ किसी प्रकार से एडजस्ट हो जाती है और रेटिना और उसके बीच की दूरी भी एडजस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है। दोस्तों इसके बाद कर्वेचर की भी बात आती है कि आखिर कर्वेचर बढ़ जाएगा तो भी हो जाती है।
तो फिलहाल इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मायोपिया डिसऑर्डर होता है। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे कि मायोपिया डिसऑर्डर को किस तरीके से सही किया जाए। तो दोस्तों मायोपिया डिसऑर्डर को सही करने का मात्र एक तरीका है कि आप एक कॉनकेव लेंस लगा दीजिए। आप एक मान लीजिए आपकी जो लाइट रेज है वो पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है। पहले ही कन्वर्ज हो जाने का मतलब अगर आपको थोड़े पीछे इमेज चाहिए तो उसको थोड़ा डिस्पर्स कराइए जिससे कि वो थोड़ा पीछे बने। डिस्पर्स कराने के लिए हम लोग किस तरीके का लेंस यूज़ करेंगे, तो हम लोग कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ कर सकते हैं एक मायोपिया वाले पेशेंट को सही करने में। दोस्तों आप देखेंगे कि जितने लोग को दूर का नहीं दिखता है उनकी पावर माइनस में रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा माइनस में रहती है और कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा प्लस में रहती है। तो दोस्तों आपने देखा कि कॉनकेव लेंस से यूज़ करेंगे आखिर किस तरीके से होता है और ये डिफेक्ट क्या है, तीनों चीज़ें आपने पढ़ ली। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब हमको पास का नहीं दिख रहा लेकिन दूर का दिख रहा है। हमको पास का नहीं दिख रहा लेकिन दूर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष या फिर फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया के केस में या तो आई बॉल छोटी हो जाएगी, अगर कॉज के बारे में देखा जाए तो आई बॉल छोटी हो जाएगी। आई बॉल छोटी होने से क्या होगा, जो इमेज है वो थोड़ी पीछे बनने लगेंगी। मान लीजिए इतना बड़ा आई है, आई का ये पर्दा है, मान लीजिए कि इसकी छोटी हो गई तो पर्दा यहीं था, आई लेंस की फोकस एक हिसाब से यहीं लगेगी तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिखेगा पास में। तो दोस्तों इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करें, देखिए पीछे बन रही इमेज, यानी अभी हम लोग को अगर डाइवर्ज कराएंगे तो और ज़्यादा पीछे बनेगी। अगर हम लोग कन्वर्ज करा देते हैं, कन्वर्ज कराने का मतलब एक सिकोड़ देते हैं, तो एक ही जगह इमेज बन जाएगी। रेटिना में थोड़ा सा पास भले पहुंच गई है लेकिन उसमें रेटिना में इमेज बन जाएगी। तो दोस्तों उस तरीके से हम लोग दूरदृष्टि दोष भी सही कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित लोग हैं उन सभी लोगों से आप बात करिए, तो उन सभी लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको जो पास का नहीं दिखता है तो इनको कॉन्वेक्स लेंस की पार का दिया जाएगा। और दोस्तों आप देखते होंगे कि जितना भी कॉन्वेक्स लेंस के पार का दिया जाता है जिनको चश्मा वो पॉजिटिव में। इसलिए दोस्तों अगर किसी इंसान को दूर का नहीं दिखता है तो दोस्तों उसको निगेटिव में चश्मा होगा, और अगर किसी इंसान को पास का नहीं दिखता है तो उसका पॉजिटिव में चश्मा होगा। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे कि कुछ लोग होते हैं जिनको दोनों हो जाता है, मायोपिया भी है, दूर का भी नहीं दिख रहा है, पास का भी काफ़ी हद तक नहीं दिख रहा है, वो बीच का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा का यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बाईफोकल लेंथ। बाईफोकल लेंथ यानी हम लोग जो इमेज है, मान लीजिए एक हमने स्पेक्ट्स तैयार किए, उसका जो लेंस है, लेंस मान लीजिए ये है, तो लेंस में हम लोग नीचे साइड इस तरीके से या फिर इस तरीके से किसी भी तरीके से कौन सा लेंस लगाएंगे, नीचे हम लोग लगा देंगे कॉन्वेक्स लेंस, जिससे कि इंसान जब पढ़ता है तो ज़्यादातर नीचे करके पढ़ता है ना, और जब आगे देखना होता है तो ऊपर तक करके देख ले। तो दोस्तों कुल मिला के वो जो लेंस डिज़ाइन करेंगे हम लोग ऊपर साइड बना देंगे कि ये मायोपिया डिसऑर्डर के लिए, नीचे वाला बना देंगे हाइपरमेट्रोपिया के लिए। तो कुल मिला के दोनों तरह की डिजीजेस हम लोग ने इससे क्लियर कर ली। दोस्तों इस तरीके के लेंस को बोलते हैं बाईफोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंथ। दोस्तों प्रिस्बायोपिया एक डिजीज़ है, काफ़ी ओल्ड पर्सनस में पाई जाने वाली डिजीज़ है, इसको बताना ज़रूरी है। दोस्तों प्रिस्बायोपिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि ओल्ड पर्सनस में हो जाती है, यानी बूढ़े लोग में हो जाती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो आई लेंस है, आई लेंस आखिर जुड़े किससे? सिलियरी मसल से। जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो अपना जो कांटेक्ट होता है आई लेंस से वो थोड़ा छोड़ देती हैं। छोड़ क्या देती हैं? थोड़ा लूज कर देती हैं। दोस्तों इस तरीके से लूज करने पर क्या होता है कि वो अपनी जो पावर है वो थोड़ा अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनको पास का या फिर दूर का क्लियरली विजिबल नहीं होता है। ज़्यादा दूर का भी नहीं क्लियरली विजिबल होता है, ज़्यादा पास का भी क्लियरली विजिबल नहीं होता। दोस्तों हम लोग ने ज़्यादातर देखा है, ये एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया कि ज़्यादातर जो लोग इससे पीड़ित होते हैं उन लोग को ज़्यादातर पास का नहीं दिखता है। दोस्तों जो पास का नहीं दिखता है उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग सिंपल कॉन्वेक्स लेंस फिर से यूज़ कर लेते हैं और उस इंसान को दिखने लगता है। हालांकि सिलियरी मसल्स कमज़ोर होना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको
जो भी एक तरीके से आई के लिए अच्छे पदार्थ हैं, जैसे कि पालक है, एग योल्क है, इस तरीके की चीज़ें आपको खाते रहना चाहिए, जिससे कि आई की जो सिलियरी मसल्स है कम से कम वो कभी कमज़ोर ना पड़े। दोस्तों एक बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म। दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म में आप देखेंगे कि जो इंसान होता है एक इस प्रकार का उसको डिसऑर्डर हो जाता है कि वो क्लियरली वर्टिकल जो लाइंस हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यानी अगर एक कार्टेशियन प्लेन रख दिया जाए, सिंपल सा कार्टेशियन प्लेन, तो इंसान को कार्टेशियन प्लेन सही से दिखेगा नहीं। वो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आपको बताया था कॉर्निया एक लेयर होती है जो कि टोटली स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल यानी हाफ स्फेरिकल में होती है हेमिस्फेरिकल। तो हेमिस्फेरिकल में क्या होता है दोस्तों? हेमिस्फेरिकल में आइलैंड्स इस तरीके से मैनेज होते हैं कि इमेज एकदम करेक्ट बने, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस की भी। तो दोस्तों अगर उस कर्वेचर में या फिर टोटली स्फीयर नहीं हुई तो दोस्तों आपको वर्टिकल लाइंस भी गलत दिखेंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी गलत दिखेंगी। तो दोस्तों इसको सही करने का क्या तरीका है? दोस्तों इसको सही करने का मात्र एक तरीका है कि आप जो लेंस है, लेंस में सिलेंड्रिकल शेप के लेंस लगाइए, जिससे कि वो सिलेंड्रिकल इस तरीके से हो कि मान लीजिए आपकी आई इस साइड से थोड़ी सी डैमेज है और इधर साइड से तो सही बनी है और फिर उसके बाद इस तरीके से हो गए। तो दोस्तों आप इस साइड से एक इस सिलेंड्रिकल शेप का वो बनाएंगे और वो लगाएंगे तो आपको एकदम गोल वाली कॉर्निया की तरीके फीलिंग आ जाएगी और आपको पूरा पूरा दिखने लगेगा। दोस्तों इसके बाद बात आती है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद क्या होता है? दोस्तों मोतियाबिंद को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आई में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि सिक्रीट करती रहती हैं। दोस्तों अगर आई में सिक्रीशन चलता रहता है, इसी का मतलब तो ये होता है कि आई हमेशा हमारी गीली रहती है। दोस्तों अगर गीली नहीं रहेगी तो एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों आप देखते होंगे कि जब भी आप इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, तो आपको लिक्विड की फीलिंग आती है थोड़ी। दोस्तों इसका मतलब कि आई और जो आपकी ये मसल है, इस मसल के बीच में थोड़ा लिक्विड नेचर का चीज़ है। तो दोस्तों वही लिक्विड नेचर की चीज़ कभी कभी थोड़ी सी डर्ट में आने लगती है या फिर म्यूकस बनाने लगती है, तो म्यूकस जमने लगता है और कुछ ओपेक मेम्ब्रेन बनाने लगते हैं, या फिर कोई सेल्स होते हैं वो सेल्स भी कवर करने लगते हैं। दोस्तों सेल्स कवर करके अगर सेल्स ने आपकी आई लेयर को कवर किया तो दोस्तों सेल्स डिवाइड भी करते हैं, डिवाइड करने के बाद वो पूरे कवर कर लेते हैं। तो यही एक डिसऑर्डर होता है कि मोतियाबिंद हो जाता है इंसान को मोतियाबिंद एक तरीके से, किस तरीके से, इसका एक ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में क्या करता है वो सर्जन आई लेता है, आई को जितना भी ऊपर की चीज़ें होती हैं वो चीज़ साफ करता है। उसके बाद जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स में ऐसा सिक्रेशन फिर बाद में ना हो, तो इसलिए वो ऐसा खाना सजेस्ट करता है जिससे कि आपका इस तरीके का सजेशन ना हो। तो दोस्तों आप देखते होंगे कि जो लोग मोतियाबिंद के पेशेंट होते हैं उनको थोड़ा साफ सुथरा खाना खाने को कहा जाता है और थोड़ा प्रोटीनेशियस भी खाया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके खाने से इस तरीके का सिक्रेशन नहीं होता है कि ओपेक मेम्ब्रेन आपके उसमें बन जाए और आई के लिए अच्छा हो, ऐसा खाना भी खाने को बोला जाता है। हाँ तो दोस्तों आई के लिए इतने छोटे से लेक्चर में मैं सिर्फ इतना ही दे सकता था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अरुण सोनकर आप सभी से विदा लेता हूँ।